गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से लाइव आएँ, जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग। क्लास एकदम टाइमिंग पर है। मुझे लगता है मैं शायद 1 मिनट लेट होंगी, नहीं 2 मिनट लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि वो अंकुर सर से बातें करने लग गई थी ऐसे बैच के बारे में कि किस बैच को कैसे हमने शेड्यूल चलाना है, इसलिए शायद इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। चलिए, तो गुड इवनिंग। जल्दी बताएं कैसे हैं आप? राजकुमार यादव गुड इवनिंग बेटा। ओमपाल गुड इवनिंग। अरविंद सिंह जादूनी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और मैं इसको व्हाइट बोर्ड कर लूँ, वरना आप लोगों को दिक्कत आएगी। आप बोलोगे मैम हमें नहीं अच्छे लग रहे हैं, हम व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ाएंगे। चलिए, तो नहीं, मैंने कर लिया बेटा व्हाइट बोर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को भी कोई डाउट हो प्रीवियस क्लास तक का? मैम मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। ओके, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी, मैम आपका किताब लॉन्च हुआ था, हमने खरीदा था, लेकिन अभी नहीं पहुंचा है, 1 महीना हो गया बेटा। किताब अभी भी मैं आपको अगर मैं कैसे दिखाऊं आपको यहाँ से, अगर कैमरा होता तो मैं दिखाती कि अभी भी यहाँ से क्लास आपकी किताब निकल रही है। कम से कम 400 किताब अभी बाहर निकली हैं। तो अभी बस आपके पास मुश्किल से, अगर आप किसी गांव से किए हैं तो पोस्ट ऑफिस में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है यार। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएगा तो तुम्हें पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर शहर से किए हैं तो अगले 2 से 3 दिन में आपकी किताब आपके पास आ जाएगी। मैम बायो की अप्रोक्सीमेट कितनी क्लास होंगी? मैम मेरे कुछ क्वेरीज हैं, प्लीज रीड माई कॉमेंट। ओके रिंकू, आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके क्या क्वेरी है। ठीक है, पूछिए जरा जल्दी से आपकी क्या क्वेरी है। जो भी क्वेरी आपकी है वो मैं सब आंसर करने को यहाँ पर तैयार हूँ। कोई भी क्वेरी है तो जल्दी करो कमेंट, क्योंकि फिर हमें पढ़ाई करनी है। हमारा जय श्री कृष्णा प्रशांत। चलिए, तो हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन न्यूट्रिशन का, चल रहा था ना ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब मैंने बताया था मानव का पोषण। एक मानव है, एक मनुष्य है, वो किस तरीके से क्या क्या खाकर अपना लालन पोषण करता है, मतलब उसके बॉडी में कैसे एनर्जी रिलीज होती है। विल द सिलेबस गेट ओवर बिफोर द एनटीपीसी एग्जाम? बेटा देखो, साइंस स्पेशल 10 में तो हो जाएगा, लेकिन 11 तो स्टार्ट ही अभी हुआ है, तो एनटीपीसी के एग्जाम से पहले कैसे हो जाएगा? लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे। अब एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन ये थोड़ी कि तुम्हारा 28 दिसंबर को ही हो जाएगा एग्जाम। वो तो जोन वाइज होगा ना, इलाहाबाद जोन अलग का अलग होगा, राजस्थान वालों का अलग होगा, तो कम से कम 3 महीने एग्जाम चलेंगे। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करवाएं आपको, ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर आपको पहले करवाऊं, है ना। अंशु कुमारी कह रही है मुझे डबल वॉइस आ रही है। जिसको भी साउंड में डबल आवाज आती है, साउंड रिपीट होती है, वो प्लीज लॉग आउट करके लॉग इन करें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैम आपका आशीर्वाद चाहिए बेटा मेरा। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग जिंदगी में इतने ज़्यादा सक्सेस हो कि आप लोग हमेशा बस अच्छे से खुश रहो। चलिए, अब कोई डाउट नहीं है, अब हम क्लास स्टार्ट करें। मैम 8 PM पे क्लास था मैम? नहीं बेटा, क्लास 6:30 PM पे ही था। अमरजीत सिंह, क्लास 6:30 PM पे ही था। 8 PM पर तो मेरी बायोलॉजी स्पेशल 4 में क्लास होती है। मैम आपने जो कल पढ़ा है उसका PDF कहाँ मिलेगा? बेटा मैं PDF हमेशा चैप्टर फिनिश होने के बाद देती हूँ। जब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा ना, तब होगा बेटा, ठीक है। मैम आपकी किताब किस तरह परचेज करें? मैम प्लीज आपका रूटीन कहाँ से मिलेगा? बेटा होम पेज पे। अरे यार, मैं पहली क्लास से बता रही हूँ, एक बार रुक जाओ। एप्लीकेशन के होम पेज पर आप अपने बैच का कोड देखें, जैसे साइंस स्पेशल 11 है तो सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है बेटा आपका कि इस बैच में आज इसकी क्लास होनी है, तो आप देख सकते हैं वहां से होम पेज पे शेड्यूल अपने बैच कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे का डाउट है कि आपकी बुक कहाँ से खरीदें, तो अगर आपको मेरी किताब खरीदनी है बायोलॉजी की, तो बेटा इस वेबसाइट को विजिट कीजिए www.timespublication.in timespublication.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप परचेज कर सकते हो बेटा मेरी बुक, ठीक है। मैम क्या कल क्लास नहीं हुई? मैं वेट करता रहा। कल क्लास हुई, थोड़ी सी लेट हुई बेटा, लेट हुई। चलो, अब सबके बने कल की क्लास देख लेना बेटा। प्रशांत एक बार, मैम MP पुलिस में आपकी क्लास 12 क्वेश्चन आए हैं या आते हैं, क्या कह रहे हैं आप? सोनू कल क्लास हुई है बेटा, दोनों बैचेस में हुई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्लास नहीं हुई है? MP में बुक कैसे मिलेगी? यहाँ से परचेज करेंगे तो हर सिटी में मिल जाएंगी। चलो अब टाइम खराब नहीं करते हैं, हम अब ऑलरेडी आपके 10 मिनट ले चुके हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों का डाउट क्लियर करने का मेरा भी मॉरल ड्यूटी है। चलिए, तो ह्यूमन कल की क्लास जिसने नहीं देखी है, प्लीज प्लीज कल की क्लास देखे, मेरे लिए बिल्कुल है। मैम क्या मैम प्रैक्टिस के लिए भी कोई किताब लिखी है? ये प्रैक्टिस की ही किताब है बेटा, ये प्रैक्टिस की किताब है। मैम मेरे में नोटिफिकेशन नहीं आता है। देखो गुड्डू, अगर आपने मोबाइल फ़ोन
में हमारा एप्लीकेशन एक से ज़्यादा डिवाइस में लॉगिन कर रखा है, जैसे आपने कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में लॉगिन कर रखा है, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन बेटा अगर आपने एक जगह लॉगिन कर रखा और अपने मोबाइल फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो प्रॉपर आपके पास नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, चलिए, क्लास हुई थी अविनाश कुमार कल? किसने बोला कि क्लास नहीं हुई थी? कल क्लास हुई थी, मैंने देखा है। मैं एक बार अपने फ़ोन में चेक कर लूँ मैं कि क्लास शो हो रही है कि नहीं हो रही है दोनों बैचेस में। 1 मिनट का मुझे टाइम दो। अगर ऐसा है कोई डाउट चल रहा है कि क्लास हुई या नहीं तो एक बार मैं देख लेती हूँ साइंस 11 एंड 10 में। साइंस 11 में लेक्चर नंबर 37 है बेटा, हुई है क्लास? किसने बोला कि नहीं हुई है? 11 में हुई है, 10 में देख लिए मैंने, 11 में भी मैं एक बार देख लूँ ताकि कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचे कि क्लास नहीं हुई है। 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ऐसा कैसा हो गया कि क्लास एक बैच में चली हो एक में नहीं चली हो? साइंस स्पेशल 11 बेटा इसमें भी हो रखी है। किसने बोला क्लास नहीं हुई है? चलो क्लास हो रखी है, आप लोग एक बार प्रॉपर जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने कहा था मैं आपको 4 से 5 चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला हमने किसके बारे में पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने पहली क्लास में कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, इन्हें हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ मैंने स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो बेटा हमें 2 बीमारियां मैंने बताई थी, क्वासियोरकर एंड मेरास्मस, ये 2 बीमारियां हो सकती हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। नितिन कुमार, अब बेटा गुड इवनिंग वगैरह सब खत्म हो गया, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है, प्रोटीन कंप्लीट हो गया है। आज हम लिपिड से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लिपिड से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको नोट भी करवाऊंगी साथ साथ में कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, लिपिड्स पढ़ेंगे। उस लिपिड्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, आई थिंक स्टार्ट हो जाना चाहिए विटामिन वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? विटामिन। विटामिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दो विटामिन का क्वेश्चन पक्का मिलना है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे विटामिन से, मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लिपिड से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी को लगता है क्लास नहीं हुई है, किसी के एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज मैम कौन कौन सा लिखना है बोलिएगा। हाँ मैं बताऊंगी आज कौन कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है ना। धीरज करें, नहीं बताया प्रोटीन की डेफिशिएंसी। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी वीडियो चेक करो ना प्लीज, एक बार आप वीडियो चेक करो। आप अपनी एप्लीकेशन में जाकर इस क्लास से पहले वाला वीडियो चेक करो जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी के बारे में मैंने बता रखा है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से एक सेकेंड, अमीनो एसिड्स 60 ग्राम प्रोटीन लेते हैं पर डे। ठीक है, तो आज की क्लास यही। भाई एनर्जी तो लीटर आपका 100 अमीनो एसिड है जो लोग बहुत प्रोटीन होता है, चना खा लो। अच्छा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं बताई थी क्या? मैं एक बार देख लेती हूँ, शायद डेफिशिएंसी रुक गई होगी। और कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। यस, मैंने प्रोटीन बता दिया था कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज नहीं बतानी थी। ओके अभिषेक, आई गॉट। ओके ठीक है, एक सेकेंड, आई गॉट इट। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। आई थिंक मुझे प्रोटीन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन ज़्यादा होने से क्या हो जाता है ये मुझे करवाना है। ओके चलो हो गया, समझ गए हम। चलिए आइए, तो पहले हम लिखेंगे आज की प्रोटीन। मैंने बता दिया था प्रोटीन होता क्या है, किसके बने हुए होते हैं, एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई और प्रोटीन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो एक साइड लिखिए, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है,
तो क्या हो सकता है, और दूसरी साइड हम लिखेंगे अगर आपने प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में ले लिया, एक्सेस का मतलब होता है बेटा ज्यादा मात्रा में ले लिया प्रोटीन, तो क्या हो सकता है। यस उदित, मैं आपका पॉइंट समझ गई, बस प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। मैं समझ गई कहां तक पढ़ाया था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने पढ़ा दिया था आपको। चलिए सुनिए, देखिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी और प्रोटीन से ज्यादा लेने से क्या होता है। ये जो डेफिशिएंसी से मैं डिजीज के नाम लिखने वाली हूं ना बेटा, एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं। अभी दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। देखो जब आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो दो बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी है क्वाशियोरकर, यही एग्जाम में ज्यादा आती है। कौन सी बीमारी है? क्वाशियोरकर। ये एक डिजीज का नाम है, ये एक बीमारी का नाम है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें क्वाशियोरकर नामक डिजीज होती है। दूसरी आप लिखेंगे मेरास्मस, दूसरी बीमारी का नाम है बेटा मेरास्मस, मेरास्मस। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी है क्वाशियोरकर, एक है मेरास्मस। एग्जाम में यही आती है। देखो एग्जाम में कैसे आएगा कि क्वाशियोरकर बीमारी है तो वो किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। तो आप याद रखेंगे कि क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, ना कि ज्यादा से। अब मेरी बात सुनना, कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा कि जो प्रोटीन है ना, उनकी ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज़ और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए होती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा डेढ़ से 2 साल का होता है, तो उसके शरीर की ग्रोथ हो रही होती है, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही होती है, उसके टिश्यूज़ की ग्रोथ हो रही होती है। तो बेसिकली उस टाइम पर उस बच्चे के अंदर उसका मास वास बढ़ रहा होता है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, उसकी मसल्स आगे चलकर ऑर्गन्स फॉर्म करती हैं। तो उस टाइम पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो 2, 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो दोनों बीमारियां हैं ना बेटा, ये चाइल्ड में होती हैं, अडल्ट एज में नहीं होती हैं। अडल्ट का मतलब है कि मतलब वयस्क अवस्था में बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि अब मैं अभी अडल्ट हो चुकी हूं, तो मेरे बॉडी में जो मेरे ऑर्गन्स हैं वो बन गए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी भर मेरे ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे। तो इस टाइम पर मेरे बॉडी में अगर प्रोटीन की जरा वरा कमी भी हुई तो मैं एक बारी के लिए मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। लेकिन एक छोटा सा बेबी है, उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हुए हैं, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ होनी है अभी, तो उस टाइम पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये जो दोनों बीमारियां होती हैं ये बच्चों में ही देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? क्वाशियोरकर जनरली 2 से 5 साल तक के बच्चों में देखी जाती है कि ये बीमारी है, ये 2 से 5 साल तक के बच्चों में देखी जाती है। और ये जो बीमारी है ये जनरली 1 से 2 साल के बच्चों में ही देखने को मिल जाती है। अब इन बीमारियों में होता क्या है? तो क्वाशियोरकर के अंदर जिस बच्चे के अंदर आपके प्रोटीन की कमी होगी, उस बच्चे के अंदर 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक तो ना उसका शरीर है ना ड्राइनेस बॉडी, कहने का मतलब है उसका शरीर के ऊपर सूखापन आ जाता है, उसका शरीर सूखने लग जाता है, या उसकी स्किन वगैरह जो होती है ना वो सूख जाती है, ड्राइनेस आ जाती है उसके शरीर के ऊपर। और दूसरा आप बताएंगे यहां पर होता है डिस्टेंटेड एब्डोमिनल, ये इसका मेन कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्टेंटेड, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंटेड एब्डोमिनल। इसका ना कभी आप डायग्राम देखना, मैं आपको या तो डिजीज वाले चैप्टर में दिखाऊंगी। इसका मतलब होता है पेट का फूलकर बाहर आ जाना, पेट का फूलकर बाहर आ जाना। ऐसे बच्चों का पेट फूल जाता है और फूलकर बाहर आ जाता है। ऐसे बहुत बड़ा सा बच्चा है, इतना सा छोटा सा, उसका पेट है ना वो बाहर की साइड फूल के आ जाता है। इसको कहा जाता है डिस्टेंटेड एब्डोमिनल। एब्डोमिनल का मतलब ही होता है आपका पेट वाला पार्ट, उधर गुहा इसको कहा जाता है। तीसरा यहाँ पर जो आता है वो आता है उस बच्चे के बाल झड़ने लग जाते हैं, उस बच्चे का हेयर लॉस होने लग जाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं और शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है। कहने का मतलब है बच्चे के प्रॉपर तरीके से उसके ऑर्गन्स वगैरह की डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक बात ये याद रखिएगा, ये तीनों कैरेक्टर देखने को जिसमें मिलेंगे उस बीमारी को हम क्वाशियोरकर बोलते हैं।
कि बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगी, उसके ऑर्गन्स प्रॉपर बन नहीं पाएंगे, उसकी मसल्स वगैरह प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, बच्चे की शरीर सूख जाता है और उसका पेट फूलकर बाहर आ जाता है और उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बेटा हमारे बालों को भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात करते हैं, मेरास्मस में क्या देखने को मिलता है। जनरली मेरास्मस है वो 1 से 2 साल तक के बच्चों में होता है, और मेरास्मस में एक कैरेक्टर आता है नया, वो आता है अनेमिया। और अनेमिया क्या होता है? खून की कमी। जिन बच्चों के अंदर मेरास्मस होता है उन बच्चों के अंदर जनरली खून की कमी हो जाती है, अनेमिया हो जाता है, उनको अनेमिया हो जाता है। यस विनोद कुमारी, मैं लाइव हूं और आप भी लाइव हैं, ठीक है। दूसरा, इन बच्चों के अंदर क्या होता है, इन बच्चों के शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिंकल्ड बॉडी। और रिंकल्ड बॉडी का मतलब है उनके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उनके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं। और ऐसे बच्चों का फिजिकली का मतलब है भौतिक तरीके से, प्लस मेंटली डेवलपमेंट रुक जाता है। मेंटली का मतलब होता है मानसिक तौर से उनका ब्रेन वगैरह, उनके न्यूरॉन्स वगैरह ढंग से बन नहीं पाते हैं, और उनका डेवलपमेंट, उनका विकास, उनका शारीरिक और उनका मानसिक विकार रुक जाता है। और ये बच्चे मंद बुद्धि वाले बच्चे भी हो सकते हैं। आगे चलकर ये बच्चे प्रॉपर, ना तो उनके शरीर का डेवलपमेंट हुआ, ना ये किसी बात को समझ पाएंगे, और ना ये इंटेलिजेंट होंगे, इनका IQ लेवल कम होगा, इनको कोई बात समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है, कि हमारा शरीर एक बिल्डिंग है और इसका ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का निर्माण करने वाला न्यूट्रिएंट प्रोटीन कहलाता है। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस 2 रोग हैं, 2 बीमारियां हैं, ये हो सकती हैं। और जनरली ये बच्चों में ही देखने को मिलता है, जब एक बच्चे का ग्रोथ हो रहा होता है, उसके शरीर का निर्माण, उसकी वृद्धि विकास हो रही होती है, तब इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर उस बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी तो ये दोनों कमी से होने वाली बीमारियां थी। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो जाए, मान लो आप दिन में बहुत ज्यादा अंडा खाते हो, दूध पीते हो, तो आपके बॉडी में प्रोटीन क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट में आ गया, प्रोटीन ज्यादा हो गया। आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हो, एक दिन में आपने 200 से 250 ग्राम प्रोटीन खा लिया, तो भाई ज्यादा, तो आपने सुना होगा अति तो हर चीज की बुरी होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई चीज सही होती है ज्यादा ले लोगे तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, जैसे ही ज्यादा प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन क्या करता है बेटा, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटीन्स आर बेसिकली अमीनो एसिड। किस किस को नहीं पता ये बात कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं? यस मैम, आपने कल बताया था, मैंने कल बताया था कि प्रोटीन है वो किसके बने हुए होते हैं, वो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। अगर नहीं पता है किसी को तो कल की क्लास चेक कर लेना। और मैंने अमीनो एसिड का फॉर्मूला बताया था NH2 पूरा, फिर CRH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो अमीनो एसिड में क्या आता है, NH2 आता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो ये जो एक्सेस अमाउंट के प्रोटीन हैं ये जाते हैं हमारे लीवर में। कहाँ जाते हैं? हमारे लीवर में, यकृत में। लीवर क्या होता है? तो लीवर एक ऑर्गन है, और ये ऑर्गन क्या करता है, जितने भी ज्यादा अमाउंट के प्रोटीन हैं उन प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देगा, उन प्रोटीन को तोड़ देगा, और तोड़कर यहां से लीवर इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में। बेटा देखो, प्रोटीन के अंदर NH2 था, और NH2 में एक और जुड़ जाएगा H, तो यहां से NH3 अमोनिया बन जाता है। और आगे चलकर इसी अमोनिया से ये जो अमोनिया है ये यूरिया और यूरिन में बदल जाता है, या यूरिया या यूरिन में घुल जाता है। यूरिन में, यूरिन का मतलब होता है आपका मूत्र, यूरिन का मतलब होता है मूत्र या यूरिया, इसमें बदल जाएगा, और यूरिन और यूरिया हमारे खून के अंदर घुल जाते हैं। किसमें? हमारे बॉडी में ब्लड में घुल जाते हैं। और जब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किसके पास जाएगा, हमारे किडनी, हमारे गुर्दों के पास जाएगा। तो हमारे गुर्दों के पास यूरिन में यूरिया, अमोनिया, ये सब घुला हुआ आएगा, और ये होते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल। ये भी हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है। तो ये खून के अंदर घुलकर आए,
खून फिल्टर होने के लिए किडनी के पास आया, तो किडनी के पास अमोनिया यूरिया घुलकर आए, किसके अंदर, यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर, और ये जाकर हमारे किडनी को डैमेज करने का काम करते हैं, हमारे किडनी को खराब करने का काम करते हैं, हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी किडनी डैमेज हो गया है, मेरा एक किडनी काम करना बंद कर दिया है। तो ज़्यादा प्रोटीन भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। क्या क्या क्वेश्चन बने? 2 नहीं 3 क्वेश्चन बने बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया? क्वेश्चन नंबर 1 आया कि जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस प्रोटीन को कौन सा ऑर्गन यूरिया में या अमोनिया में बदल देता है? बेटा कौन सा ऑर्गन है? लीवर। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में जो जब प्रोटीन ज्यादा होता है तो उस प्रोटीन को अमोनिया और यूरिया में बदलने का काम लीवर यकृत जिगर द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही। दूसरा, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होता है तो वो प्रोटीन, आप बताएंगे कि उस ज्यादा प्रोटीन होने से कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है? हमारे किडनी, हमारे गुर्दे, हमारे वृक्क, हमारे किडनीज डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? बेटा इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिखना, और स्टार का मतलब होता है जो क्वेश्चन हर एग्जाम में घूमता है। मेरी क्लास में स्टार का मतलब यही होता है कि यूरिया का फॉर्मेशन किसने किया? बेटा लीवर के पास तो प्रोटीन आए थे, लीवर ने उस प्रोटीन में से अमोनिया और यूरिया का निर्माण करा। तो बताओ जरा यूरिया का निर्माण किसने किया? आप बताओगे हमारे लीवर ने किया। किसने किया? हमारे लीवर ने, हमारे यकृत ने किया। और यही एग्जाम के क्वेश्चन हैं, यही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। तो प्रोटीन ज्यादा लेना मतलब नुकसान पहुंच सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकता है। ओके मैम, प्लीज अगेन एक्सेस वाला टॉपिक प्लीज। पता नहीं आप क्या बोले, एक्सेस वाला रिपीट कर दूं? ठीक है मैं कर देती हूं। जब आपके बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होता है तो एक्सेस अमाउंट का प्रोटीन लीवर में जाता है, लीवर उस प्रोटीन को अमोनिया में, और अमोनिया से अमोनिया घुलकर आपके यूरिन में, या यही अमोनिया यूरिया की फॉर्म में बदल जाता है, और ये यूरिया और अमोनिया आपके यूरिन में, यूरिन का मतलब होता है मूत्र, और ये यूरिन किसके अंदर घुलता है? ब्लड के अंदर। ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है किडनी के पास। तो जब किडनी के पास खून जाएगा तो उस खून के अंदर अमोनिया एंड यूरिया भी आएंगे, और ज्यादा अमोनिया एंड यूरिया हमारे किडनी के अंदर धंस जाएंगे और धीरे धीरे हमारे किडनीज को डैमेज करेंगे। इसलिए आप बताओगे प्रोटीन एक्सेस होने से हमारे किडनी पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये लो मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है मैंने रिपीट कर दिया है संजय, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैंने रिपीट कर दिया है। चलिए, तो ये प्रोटीन की कमी और ज्यादा से हो गए। कमी से क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, ज्यादा होने से प्रोटीन अमोनिया यूरिया की फॉर्म में, और यूरिया अमोनिया हमारे किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा न्यूट्रिएंट पे चलते हैं हम, कौन सा? लिपिड्स। आज की क्लास में हम लिपिड्स कंप्लीट कर लेंगे बेटा, जल्दी से लिखेंगे हम 3 नंबर पर लिपिड्स। आपने सुना होगा तेल और घी क्या होते हैं? किसके एग्जाम्पल होते हैं? लिपिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। तेल और घी किसके एग्जाम्पल हैं? लिपिड्स के। मैम प्रोटीन शरीर की लंबाई में सहायक होता है, हाँ एक हद तक प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, नहीं किडनी स्टोन अलग होता है दीपक, किडनी में स्टोन आगे बताऊंगी मैं। किडनी स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है बेटा, उसका प्रोटीन से लेना देना नहीं होता है। किडनी में जो स्टोन होता है मेनली वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन का कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो आगे पढ़ाऊंगी। तो इस बात को यहाँ पर मैंने आपको काट दिया है कि ये कोई काम के नहीं है। चलिए अब बात करते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि तेल और घी, बहुत बार सुना होगा तेल और घी ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। लिपिड्स किसके बने होते हैं? लिपिड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इतने एलिमेंट से ही आपके लिपिड मिलकर बने हुए होते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि लिपिड्स कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तत्वों के मिलने से होता है। ये लिपिड्स भी क्या होते हैं? लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। अरे भैया ऐसा कोई भी यौगिक कार्बनिक
यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हो उसी को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के मिलने से होता है। एंड वसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि वसा में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, लिपिड्स से हमें क्या एनर्जी मिलती है? लिपिड्स आर ऑल्सो एनर्जी कंपाउंड्स। इनसे भी हमें क्या मिलती है? इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। लिपिड्स क्या होते हैं? ऊर्जा वाले यौगिक, ऊर्जा देने वाले यौगिक। कोई आपसे पूछे कि भाई लिपिड्स एनर्जी देता है हमारे बॉडी में, आप बोलोगे यस। इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्या होता है एनर्जी? किसके अंदर? लिपिड्स के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम लिपिड खा रहे हैं, आप 1 ग्राम लिपिड इज इक्वल टू 9.3 कैलोरी। बेटा कल की क्लास में मैंने बताया था 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू, परसों की क्लास में बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू। अब इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? लिपिड। तो बेटा 1 ग्राम अगर आप लिपिड खा रहे हो ना तो 9.3 कैलोरीज एनर्जी मिल रही है। तो किसने कहा लिपिड से एनर्जी नहीं मिलती? लिपिड से तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इन तीनों के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का जब आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले कंपाउंड्स आपको लिपिड्स ही मिलेंगे। लेकिन ज्यादा लिपिड्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ज्यादा लिपिड खाते हो तो आपको हार्ट अटैक, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है आपको, आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। इसलिए लिपिड्स ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि तेल घी ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बता देती हूँ, अभी बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। शकील चौधरी, हेलो बेटा, आप क्लास में ज्यादा मैम आप ज्यादा फास्ट हो रही हैं। ठीक है, शकील कह रहे क्लास कब स्टार्ट होती है? 6:30 PM पे होती है। चलिए, तो 1 ग्राम लिपिड से 9.3 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लिपिड्स जो होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? तो लिपिड्स बनी हुई होती हैं 2 चीज़ों की। अगर आप किसी लिपिड को आप खा रहे हो तो आपके बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं। लिपिड्स का निर्माण फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से होता है। ग्लिसरॉल के मिलने से होता है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। जो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। ऐसे ही बेटा हाँ, लिपिड्स भी बायोमोलिक्यूल होते हैं। बिल्कुल उदित, आपका आंसर सही है। लिपिड्स जब आप खा रहे हो मतलब एक वसा का निर्माण, एक लिपिड के मॉलिक्यूल का निर्माण किससे होगा? वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जब आपके शरीर में आपने तेल और घी खाया तो वो तेल और घी जाकर हमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। तो आपसे पूछे प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? आप बताओगे अमीनो अम्ल से। लिपिड्स का निर्माण किससे होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट मेरा ध्यान से। क्या मैंने कहा कि आपको लिपिड्स खानी है तो उसके लिए क्या क्या सोर्सेज लेने पड़ेंगे? मैम क्या क्या चीज़ें खाएंगे जिससे हमें लिपिड्स मिलेगी? तो बेटा इसके लिए सोर्सेज लिखो। ऑयल, ऑयल का मतलब है तेल। दूसरा लिखो घी, घी का मतलब तो जानते ही हैं। डालडा, डालडा घी समझते हैं? हाँ, डालडा घी खाया है, मार्केट में आता है। इसके अलावा आप लिपिड्स के लिए खा सकते हैं चीज़। अब कुछ बच्चे बोलेंगे चीज़ क्या होता है? चीज़ वही जो पिज़्ज़ा बर्गर में डलता है। इसके अलावा आप पनीर खा रहे हैं तो उसमें भी फैट है। इसके अलावा आप और क्या खा रहे हैं? दही खा रहे हैं, कर्ड खा रहे हैं तो उसमें भी फैट है। कुछ हद तक जो दूध होता है उसमें भी फैट होता है, लेकिन गाय के दूध में फैट कम होता है, भैंस के दूध में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपने खाया मीट, मीट का मतलब मांस, मच्छी खाया आपने, फिश खाया आपने, चिकन खाया, तो इन सब में क्या मिलता है? इन सब के अंदर बेटा क्या होता है? फैट होता है, मतलब लिपिड्स होती है, लिपिड्स होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपने तेल खाया, आपने घी खाया, डालडा घी खाया, चीज़ खाया, पनीर खाया, मांस मच्छी खाया, दूध पिया, दूध में भी, लेकिन डिपेंड करेगा किसका दूध है।
ठीक है मैम, डालडा कंपनी का नाम है, डालडा घी होता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल होता है, वो वनस्पति घी होता है। ठीक है, इसके अलावा दही खाया, चिकन खाया, लेकिन बोलते डालडा ही हैं। डालडा की जगह आप ये लिख लो, वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति घी, ये लो। ठीक है, वो तेल से घी बनता है, आगे हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको कि तेल से घी बनता है डालडा। चलिए, तो ये आप नोट करेंगे बेटा कि ये लिपिड्स के लिए आपको सोर्सेस खाने हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं ये एक दिन में कितनी खानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पर डे आपको लिपिड्स कितनी है कि इतनी खाओगे तो आपके लिए अच्छी हैं, तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 40 to 70 ग्राम लिपिड्स पर डे, एक दिन में इतना ही खाना चाहिए, तब तो आप हेल्दी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा लेते ही क्या हो जाएगा मैम, थोड़ी देर के बाद आएगा। अब बात ये आती है कि मैम हाँ नट्स में भी होता है, नट्स का मतलब मूंगफली, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैट का सोर्स घी बेटा, घी हो गया, सबसे ज़्यादा घी में होता है, चीज़ में होता है, मांस मच्छी में होता है। दीपक, चलिए अब मैं बात करती हूँ आपको, मैंने बता दिया कि लिपिड्स होती क्या है, किसकी बनी हुई होती है, एक दिन में कितना लेना चाहिए, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये मैंने सब बता दिया है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखने वाली हूँ वो ये लिखने वाली हूँ कि लिपिड्स के काम क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, क्यों खाते हैं हम लिपिड्स। तो लिखेंगे हम फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, क्या कार्य करता है लिपिड्स। एक काम तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप लिपिड्स खाओगे तो हमें इससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इट गिव्स एनर्जी, ये ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई लिपिड से एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी क्या करते हैं हमारे बॉडी में, बता चुकी हूं, हमारे शरीर में एनर्जी है, एनर्जी के बिना हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, है ना। तो लिपिड्स से हमें एनर्जी तो मिलती ही मिलती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरा, जब एनर्जी मिलेगी तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। एनर्जी मिलेगी तो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि काम करने के लिए क्या चाहिए हमें, ऊर्जा। तो अगर मैं सुबह से 8 घंटे पढ़ा रही हूँ तो बेटा मुझे साथ साथ में मुझे न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे फ्रूट्स खाओ या कुछ भी खाओ, कोई ना कोई डाइट लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मेरी सेल्स, मेरे टिश्यूज मेरे से डिमांड करेंगे कि हम थक चुके हैं, हमें एनर्जी चाहिए, हमें एटीपी चाहिए, और एटीपी इन सबसे मिलेगी हमें। ठीक है, तो याद रखिएगा लिपिड्स का फंक्शन मतलब लिपिड्स एनर्जी देगा, और उस एनर्जी से हमारे बॉडी में वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, पहला काम। नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे हम, लिपिड्स का क्या काम होता है। दूसरा काम बताने से पहले मैं लिपिड्स का एक कैरेक्टर बताती हूं आपको। कौन सा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जब आपको समझ में आएगा तभी आपको आगे का लाइन समझ में आएगा। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी में अघुलनशील, पानी से दूर भागती हैं। ये जो चीज पानी में ना घुले उसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जो लिपिड्स होती हैं वो पानी से दूर भागती हैं। फोबिया टर्म का मतलब होता है दूर भागना। इसे बोलते हैं ना, मेरे को हाइट पे जाने से फोबिया है, मेरे को खून देखकर फोबिया है। तो एक होता है हाइड्रोफिलिक, ऐसा कोई भी चीज जो पानी के अंदर घुल जाए उसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड जो पानी में ना घुले, पानी के ऊपर तैरने लग जाए या पानी से दूर भागे, उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। बेटा आप एक गिलास पानी में कभी भी तेल या घी डालकर देखते ना, वो दोनों इसके अंदर घुलते नहीं हैं। तो तेल और घी आर एग्जाम्पल ऑफ फैट, और फैट एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, पानी में दूर भागती हैं, पानी में नहीं घुलती हैं। लेकिन जो लिपिड्स हैं उनको आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर आप लिपिड्स को घोल सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं उनके अंदर आपके लिपिड्स घुल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। अब बेंजीन क्या होता है तो वो बाद की बात है। बेंजीन हो गया, इसके अंदर आपका लिपिड सोल्यूबल है। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है और आपको देखना है कि आपकी जो लिपिड्स हैं वो घुल रही हैं कि नहीं घुल रही, तो आपको एक कार्बनिक पदार्थ बेंजीन लेना पड़ेगा, उसमें घुल जाती हैं लिपिड्स, लेकिन पानी में नहीं घुलेंगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने वाली हूं मैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूं कि लिपिड्स हैं वो हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाती हैं। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको वाटर प्रूफ बनाने का काम करती हैं।
कैसे? यहाँ पर बॉडी का मतलब आप स्किन भी ले सकते हैं। हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है ना बेटा, ये स्किन, इसकी जो आउटर लेयर है ना, ये आउटर लेयर जो होती है ना, ये किसकी बनी हुई होती है? ये फैट की बनी हुई होती है, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है। और लिपिड्स क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, मतलब वो पानी के अंदर नहीं घुलती है। तो होता क्या है, जैसे आप एक बाल्टी से पानी से नहाए आप, तो जितना पानी आपने शरीर पर डाला उतना पानी आपके फर्श पे बह के बाहर चला जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपने एक बाल्टी पानी डाला, वो एक बाल्टी पानी आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया, आपके शरीर के अंदर चला गया? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी वाटर प्रूफ होती है, वो पानी को आपका एब्जॉर्ब नहीं करती है पानी को। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसकी जो आउटर लेयर है, उसकी जो बाहरी परत है या हमारे शरीर की बाहरी परत है, वो वाटर प्रूफ होती है और उसे वाटर प्रूफ बनाने का काम लिपिड्स करते हैं। एंड लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। भाई लिपिड्स क्या करेंगे? पानी से दूर भागेंगे। तो अगर हमारी स्किन के ऊपर ये वाटर प्रूफ की लेयर नहीं होती तो बेटा क्या हो जाता? हाइड्रोफिलिक होता। तो जितना बाल्टी पानी से आप नहाए उतना पानी बाल्टी आपके बॉडी के अंदर चला जाता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट करता है? लिपिड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर पर चलते हैं। लिपिड्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। लिपिड्स गिव्स प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन। बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे चिकने से ऑर्गन हैं, ऐसे स्मूथ ऑर्गन का मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन। जैसे आपका हार्ट ले लो, जैसे लीवर ले लो, तो ये बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। जैसे आपका एक ऑर्गन मान लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, तो ये हार्ट है, आपका जो हृदय है ये बहुत स्मूथ है। तो ये लिपिड्स क्या करती हैं? इसके चारों तरफ अपनी ऐसे लेयर बना लेती हैं ताकि अनवांटेड पार्टिकल्स, पानी ज़्यादा मात्रा में अंदर ना आ पाए। तो स्मूथ ऑर्गन्स हैं, उनके चारों तरफ लिपिड्स एक अपनी परत बना लेती हैं, अपनी एक लेयर बना देती हैं ताकि उस ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिले, उसको कहीं से भी डैमेज वैमेज ना हो पाए। तो याद रखेंगे लिपिड्स का नेक्स्ट काम क्या होता है? प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी में सॉफ्ट, मुलायम या चिकने अंग हैं उनको क्या देती हैं? उनको ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो लिपिड्स क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। किसको? तो आप बताएंगे हमारे स्मूथ ऑर्गन्स को, हमारे स्मूथ ऑर्गन्स को। अब नेक्स्ट एक फंक्शन और करवाने वाली हूं। इन्हीं लिपिड से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। लिपिड से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अब शायद आपने ये टर्म कभी ना कभी सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल, कि मेरी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है ना। शेखर, आप प्लीज बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दें। आप अनवांटेड कमेंट ना करें कि इस बैच में कितने बच्चे लाइव हैं, या ऐसे फालतू के कमेंट करेंगे तो आपका मैनेजमेंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि आपने मेरा बैच डीएक्टिवेट क्यों करवा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें। ठीक है, क्लास का माहौल ना खराब करें। देखिए, लिपिड से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अब आपने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल। बताओ कितने बच्चों ने ये टर्म सुन रखा है, कोलेस्ट्रॉल? आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगी बेटा। कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है। मेरी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून गाढ़ा हो सकता है, खून के अंदर क्लॉटिंग हो सकती है। ये सब किसी ना किसी ने सुन रखी होंगी ये चीजें। तो आज मैं बताऊंगी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक टाइप का फैट ही होता है, ये भी एक टाइप का लिपिड होता है, ये भी एक टाइप का वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किससे होता है? लिपिड से होता है, वसा से होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे बनता है ये कोलेस्ट्रॉल। देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है। ये कोलेस्ट्रॉल भी एक फैटी सब्सटेंस होता है। जैसी लिपिड्स होती हैं वैसे ही आपके शरीर में एक फैटी सब्सटेंस बनता भी है, और बाहर से जो आप लिपिड्स लाती हैं उससे भी बन सकता है। तो वसा के जैसा ही एक सब्सटेंस, एक पदार्थ होता है हमारे शरीर में। जैसे वसा होती है वैसा ही उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बेटा ये कोलेस्ट्रॉल ना हमारे शरीर के अंदर भी बनता है, और जो बाहर से आप डाइट लेते हैं उस डाइट के अंदर जो फैट आती हैं वो फैट भी जाकर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। ऐसा कहा जाता है
अप्रोक्स 70, जितना भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें से जो 75% कोलेस्ट्रॉल है ना, वो आपके शरीर के द्वारा ही बनता है। और जब सबसे ज़्यादा बनाने का काम करता है लीवर या यकृत की कोशिकाएं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी लिपिड से हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल भी एक फैटी लाइक सब्सटेंस है, या फैटी एसिड्स या फैटी लाइक या फैट के जैसा सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का जो 70% अमाउंट है वो हमारा शरीर खुद बनाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन बनाता है? लीवर बनाता है, यकृत बनाता है। अब मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्यों बनाता है हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल, जब ये हमारे लिए इतना हार्मफुल है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो हमारे शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, जबरदस्ती क्यों बनाता है? बेटा कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अभी आप समझोगे। ये जो कोलेस्ट्रॉल है जो 75% आपके शरीर ने बनाया है, इस कोलेस्ट्रॉल के द्वारा आपके शरीर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। क्या क्या? ये कोलेस्ट्रॉल काम आता है आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन में। हार्मोन के नाम सुने हैं? जैसे आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन। बताओ, सुन रखा है आपने? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये किस में बनता है? ये जनरली बनता है मेल में, मतलब लड़कों में बनता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का निर्माण करने के लिए कोलेस्ट्रॉल हेल्पफुल है। तो बताओ कोलेस्ट्रॉल अच्छा है कि बुरा? मैम टेस्टोस्टेरोन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का निर्माण हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल इज गुड। नेक्स्ट, यही कोलेस्ट्रॉल एक और हार्मोन का निर्माण करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये हार्मोन बनता है फीमेल्स में, लड़कियों में बनता है ये हार्मोन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया इसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया। तीसरा, एक हार्मोन और होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोर्टिसोल हार्मोन। कौन से हार्मोन? कोर्टिसोल। ये किसी ने नहीं पढ़ा रखे हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको सब। कोर्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन कौन बनाता है? तो एक ग्रंथि है एड्रीनल ग्लैंड, ये बनाती है इसे। तो इसके लिए भी निर्माण, कोर्टिसोल हार्मोन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल काम में आता है। एंड नेक्स्ट, हमारे बॉडी में कुछ ऐसी विटामिन होती हैं जिन विटामिन के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ही सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। यस, बिल्कुल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल ने, मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल 75% कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल्स, हमारे शरीर में ही बनता है। अब शरीर क्यों बनाता है? तो कुछ ना कुछ उसे काम में लेना होगा। जैसे शरीर को एक हार्मोन बनाना है टेस्टोस्टेरोन, जो लड़कों में होता है, जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर लड़कियों में एक हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरोन, उसके निर्माण में कोलेस्ट्रॉल सहायक है। तीसरा, एक हार्मोन और होता है कोर्टिसोल, जिसको एड्रीनल ग्रंथि बनाती है, तो उसके भी निर्माण में सहायक है। विटामिन डी जैसे बहुत ही अच्छे विटामिन के निर्माण में सहायक भी होता है। तो बताइए कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा? मैम अच्छा हुआ। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता तो क्या ये चारों चीज बन पाती? नहीं बन पाती। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर के द्वारा बनाया गया वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब होता क्या है, बाकी का 25% जो कोलेस्ट्रॉल आता है, 75% तो शरीर ने बनाया, बाकी का जो 25% कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है? वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, और डाइट का मतलब है खाना, और खाने में आप कितनी लिपिड्स ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वसा ली है, क्योंकि मैंने कहा है वसा से ही आपका फैट लाइक सब्सटेंस आपके बॉडी में जाकर यही लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो बाकी का 25% आप डाइट, खाने के थ्रू लेते हो। और बेटा आप याद रखेंगे, पूरा ऑल ओवर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हमारे खून में 200 मिलीग्राम से कम आना चाहिए। कभी भी अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने जाते हैं तो आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और उस ब्लड के सैंपल के बाद आपको एक रिपोर्ट पकड़ा दी जाती है, और उसमें आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड से कम आना चाहिए। इससे ज़्यादा आ रहा है, किसी का 240 आया है, किसी का 280 आया है,
तब वो आपके लिए हार्मफुल है वो कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में 200 मिलीग्राम से नीचे नीचे आना चाहिए। अब मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है बुरा भी है। अब बुरे का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। तो सुनिए, हम कोलेस्ट्रॉल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल को 2 भागों में बांट दिया। एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल है, एक जो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा करेगा। कौन कौन सी बीमारियां अभी आपको समझ में आएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन। इसको प्रोनाउंस आप कैसे भी कर सकते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल। हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। दूसरी साइड है एचडीएल। इसे कहा जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो 2 कैटेगरी में हमने कोलेस्ट्रॉल को बांटा। अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अब आइए देखिए। तो मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक एलडीएल एक एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड एचडीएल का मीनिंग होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो एलडीएल होता है उसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बेटा ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी साइड जो एचडीएल है, एचडीएल आपके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। और इसी कोलेस्ट्रॉल से, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि इसी कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन, इसी कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी, इसी कोलेस्ट्रॉल से आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। जहाँ जहाँ फैट की जरूरत होती है वहाँ पर फैट के रूप में ये कोलेस्ट्रॉल काम में ले लेते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कोलेस्ट्रॉल को आप गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एंड कौन से कोलेस्ट्रॉल को आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपके पास आंसर है, बोर्ड से आप आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर करेंगे आप? बताओगे एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है मेरी बात? अब बेटा मैं बताती हूं क्यों ये अच्छा है क्यों ये बुरा है। देखो ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ना एचडीएल, ये हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट हो सकता है, ये ब्लड के साथ घूम सकता है। घूमने का मतलब क्या है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे खून घूम रहा है उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी आपका घूमता जाता है। तो ये कभी भी आपके बॉडी में मतलब एक जगह ना टिकता नहीं है, एक जगह रुकता नहीं है, एक जगह जमता नहीं है। ये खून के साथ सर्कुलेट होकर जहां भी इसकी जरूरत होगी ये कोलेस्ट्रॉल अपना काम कर लेगा। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड के साथ सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ये ब्लड के साथ नहीं घूमता है। नहीं घूमने का मतलब यहां पर है सर्कुलेट नहीं हो पाता है। और जब घूमता नहीं है, सर्कुलेट नहीं होता है, तो ये आपके खून के अंदर जमने लग जाता है। ये क्या करेगा? ये आपके खून के साथ जम जाता है और जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ना बेटा, वही आपके लिए हानिकारक है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। कैसे जमेगा? एग्जाम्पल सुनो मेरे साथ। देखो मान लो आपके शरीर में यहां पर कोई ब्लड वेसल्स हैं, आपकी नसें हैं। नसें टर्म तो समझते हो ना, जैसे आपकी ये नसें हैं, इन सब में खून दौड़ता है आपका। तो मान लो ये आपकी ऐसे ऐसे पाइप्स हैं ब्लड वाली, ये नसें हैं, ऐसे बहुत सारी नसें हैं, इनके अंदर आपका खून जा रहा है। ऐसे ऐसे ये खून जा रहा है और खून तो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। खून किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। याद रखिएगा, आप जानते हैं हमारे शरीर में ऑन एन एवरेज 5 से 7 लीटर खून होता है। किसी में 5, 5.5, 6, 6.5, 7 लीटर खून है। तो ये खून का सबसे अच्छा काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। सबसे बड़ा काम होता है इसका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो
मैंने कहा कि इस खून के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, और कौन सा? बैड कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल तो घूमता नहीं है, सर्कुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल आ गया है, ऐसे आपका बहुत ज़्यादा खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो ये कोलेस्ट्रॉल घूमेगा नहीं और धीरे धीरे आपकी नसों में ऐसे जमने लग जाता है, ऐसे नसों की दीवारों के साथ ये डिपॉजिट होने लग जाता है ऐसे धीरे धीरे। तो आपकी ये जो नस हैं, ये आपकी आर्टरीज वेन्स होती हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये क्या होती हैं बेटा, ये ब्लॉक होने लग जाती हैं, आपकी नसें ब्लॉक कर देता है ये। और जब नसें ब्लॉक होंगी तो आपका खून भी सर्कुलेट नहीं होगा, और जब खून सर्कुलेट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी सर्कुलेट नहीं हो पाता है, और ये ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और आपके हार्ट के पास भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इससे आपको हार्ट अटैक आ जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों का नाम दिया जाता है CAD। CAD का मतलब है कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का मतलब है, आर्टरीज का मतलब होता है धमनी, वो धमनियां, इन धमनियों का नाम है कोरोनरी, जो हमारे हार्ट तक खून लाती हैं, उनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इन धमनियों के अंदर ऐसे आपका LDL जम जाता है। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमारे हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घूमेगी, मतलब हमारे हार्ट तक भी खून नहीं आ पाएगा, और हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट तो खुद खून को पंप कर करके हमारे ऑर्गन्स के बीच में भेजता है। जब हमारे हार्ट के पास ही खून नहीं आया तो हार्ट ने भी आगे नहीं भेजा ऑर्गन्स के बीच में, तो बेटा ऑल ओवर हमारे खून के हमारे बॉडी के अंदर खून का ट्रांसपोर्टेशन वहीं रुक जाएगा, खून जमने लग जाएगा, और धीरे 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 हमारी नसों पे प्रेशर पड़ेगा, हमारी नसें ब्लास्ट कर सकती हैं, नसें फट सकती हैं इससे, और हमें हार्ट अटैक आ सकता है। और इस टाइप के आए हुए हार्ट अटैक को इथेरोक्लोरोसिस हार्ट अटैक कहा जाता है। आप इतना कुछ छोड़िए, तो आप नोट करेंगे कि जब हमारे बॉडी में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, और ये वाला है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और एक ऑल ओवर दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 200 मिलीग्राम से नीचे नीचे आना चाहिए। इससे नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है तो बेटा आप ठीक हैं, मतलब आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है 280, 320, 440, तो बेटा आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने एक बार फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खून के साथ कभी भी सर्कुलेट नहीं होता है, इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे खून के साथ हमारी नसों में जमने लग जाता है, और जब हमारी नसों के साथ खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो हमारे बॉडी में खून का सर्कुलेशन रुक जाता है, खून नसों के अंदर जम जाता है, और आपका खून की सप्लाई आपके कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो गई ये कोरोनरी आर्टरी ऐसे पूरी की पूरी, क्योंकि इसके अंदर खून जा ही नहीं रहा है, ना आ रहा है, तो धीरे धीरे आपके हार्ट के पास भी इस खून की कमी हो जाती है, और हार्ट तो खून को पंप करता है। तो जब हार्ट के पास खून आया ही नहीं, जैसे हमारे घरों में मशीन लगी हुई होती है पानी वाली मशीन क्या करती है, बोरिंग से पानी को खींचती है और उसको पंप करके ऊपर वाले फ्लोरों तक भेज देती है। तो ऐसे ही हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मशीन की तरह काम करता है। तो जब हार्ट के पास बोरिंग से खून आया ही नहीं, नसों से खून आया ही नहीं, तो वो आगे भेजेगा ही नहीं, इसलिए उससे हमें कोरोनरी आर्टरीज डिजीज हो जाती है, कोरोनरी धमनियां रोग हो जाते हैं, जिसको CAD कहा जाता है, और ये होने से हमें हार्ट अटैक आने लग जाते हैं। हृदय आघात, हार्ट अटैक, हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ये 100 से कम होना चाहिए। ओवरऑल देखें तो 200 तक, 200 से नीचे नीचे आना चाहिए। 160, 180 आ रहा है, गुड हैं, आप अच्छे हैं। लेकिन अगर 200 से ऊपर आ रहे हैं तो आपके बॉडी में आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिस इंसान को हार्ट अटैक आता है उस इंसान को
उस इंसान का तेल और घी डॉक्टर बंद कर देता है, क्योंकि तेल और घी क्या है, फैट है। जितना फैट लोगे उतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपके बॉडी में, और जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपको सीएडी होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, आपकी नसें ब्लॉक होने का चांसेस होता जाएगा, खून गाढ़ा हो सकता है, आपका खून गाढ़ा होकर खून की क्लॉटिंग हो सकती है, अंदर ही नसें ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये सारी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अगर किसी इंसान को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, या उसके हार्ट अटैक आ चुका है, या इसका खून गाढ़ा है, तो उसे वैसे ही आपको पहले ही अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए और उस इंसान को फैट वगैरह की मात्रा कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोलेस्ट्रॉल के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इनका अमाउंट कितना होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, हमारे शरीर में कितने % बनता है, बाहर से आप कितना लेते हैं, ये सब पॉइंट मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। ओके, चलिए, तो आज के बाद आप किसी को समझा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन एक मात्रा में, एक बैलेंस्ड अमाउंट में। चलिए, अब बात करते हैं कि मैंने कहा आपकी लिपिड्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं। लिपिड्स मैम फैटी एसिड्स की बनी हुई होती हैं प्लस ग्लिसरॉल की बनी हुई होती हैं। लिपिड्स का निर्माण किससे होता है, फैटी एसिड्स, जिसको बोलते हैं हम वसीय अम्ल, वसीय अम्लों के मिलने से होता है। जैसे बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, पाल्मोलेनिक एसिड, लीनिक एसिड, लिनोलोइक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, आपको इन सबको नहीं पढ़ना है। इन फैटी एसिड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इन फैटी एसिड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, तो एक साइड लिखेंगे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक साइड लिखेंगे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहां से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, हिंदी में कहेंगे संतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरी साइड आते हैं, वो आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। एक साइड लिखोगे आप संतृप्त वसा, एक साइड लिखोगे आप असंतृप्त वसा। फैटी एसिड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, पहला दूसरा। अब एग्जाम में ना इसकी डेफिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल देगा, तेल हो गया, घी हो गया, ऐसे ही आपको 4 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें से सैचुरेटेड फैट कौन सा है एंड अनसैचुरेटेड फैट कौन सा है। तो बेटा मैं कुछ डेफिनेशन बता रही हूँ, इनको 3 डेफिनेशन के आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। तीनों नोट करो मेरे साथ। सबसे पहला, कुछ बुक्स में लिखी हुई होती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। भाई मैंने कहा फैट किसकी बनती है, कार्बन की, कार्बन होगा ही होगा फैट के अंदर। तो जो कार्बन है उन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए, उसको हम संतृप्त वसा बोलते हैं या संतृप्त वसीय अम्ल बोलते हैं। दूसरा, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो पहला डेफिनेशन, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आप बताओगे वो कौन सा हो गया, सैचुरेटेड। जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड बनाए हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा ये आती है कि ये जो होती हैं ये मेनली का मतलब अधिकांशतः ये एनिमल प्रोडक्ट से मिलती हैं। किससे, एनिमल प्रोडक्ट से बनती हैं, मतलब जानवरों के उत्पादों से बनते हैं। जैसे दूध, दूध किससे मिलता है, जानवर से। जैसे पनीर में होती हैं ये, जैसे आप बताओगे चीज़ में होती हैं, है ना, जैसे चिकन में होती हैं, फिश में होती हैं। तो जो आपकी संतृप्त वसा होती हैं वो मेनली जंतुओं के उत्पादों से बनी हुई होती हैं, जबकि ये वाली होती हैं ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट की बनी हुई होती हैं। प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट्स के प्रोडक्ट से, प्लांट के उत्पादों से, जैसे सरसों का तेल, जैसे ऑलिव ऑयल, जैसे आप बता सकते हो नारियल का, जैसे नारियल का तेल इधर आएगा, एक्सेप्शन बनता है वो, जैसे और कौन, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल,
बादाम का तेल, ये यहाँ आते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो सबसे प्योर डेफिनेशन मानी जाती है वो यही होती है, क्या ऐसा कहा जाता है कि जो संतृप्त वसा होती हैं उनको, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, उनको आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे, इनको आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो बेटा ये आ जाती हैं लिक्विड स्टेट में। ये किस स्टेट में आ जाती हैं? तरल अवस्था में आ जाती हैं। और जब आप इनको टेम्परेचर कम करोगे तो ये सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में चली जाती हैं। ऐसी वसा या ऐसे वसीय अम्ल जिनको आप तापमान ज्यादा करोगे, मतलब धूप में रखोगे तो वो पिघल जाएंगी, फ्रिज में रखोगे तो वो क्या हो जाएंगी? जम जाएंगी, ठोस अवस्था में आ जाएंगी, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, धूप में टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि आप असंतृप्त वसा की बात करते हैं 3 नंबर पर, तो आप इन वाली को, जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इनको आप टेम्परेचर ज्यादा दो, टेम्परेचर ज्यादा दो या आप इनको टेम्परेचर कम करो, इन पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमेशा और हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती हैं, ये हमेशा और हमेशा तरल अवस्था में रहती हैं। तो ऐसी वसा जिनको टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो लिक्विड, टेम्परेचर कम करा तो सॉलिड स्टेट में आ गई, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। और ये वाली जिनको टेम्परेचर कम करो ज़्यादा करो, जैसे तेल है, आप तेल को चाहे फ्रिज में रखो चाहे आप धूप में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए इनके एग्जाम्पल पर। जब मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ ना बच्चा, तो संतृप्त वसा के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो जानवरों से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए घी, घी इसी का एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं घी के साथ साथ पनीर, पनीर दूध से बनता है और दूध गाय भैंस का होता है, दूध में होती है ये। इसके अलावा चिकन में होती है, चिकन समझते हैं ना, मटन में होती है, फिश मछली में होती हैं, चीज, ये सब होती हैं संतृप्त वसाएं। ये सब कौन सी वसाएं होती हैं? ये संतृप्त वसाएं होती हैं बेटा। और दूसरी साइड चलेंगे हम, असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे नट्स ऑयल। नट्स ऑयल का मतलब क्या है? मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल को आप चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। और मूंगफली इज ए प्लांट, तो प्लांट प्रोडक्ट है। दूसरा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का मतलब जानते हैं? जैतून का तेल, जैतून का तेल। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, बादाम का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, और जो हमारे घरों में रिफाइंड आता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल होते हैं। अब इन दोनों के एग्जाम्पल में एक एक एक्सेप्शन बनता है बेटा। कौन सा? देखो बेटा, जो नारियल का तेल आता है ना, वो क्या होता है, वो कहाँ पर रखा जाता है? नारियल के तेल को हम रखते हैं किस में? संतृप्त वसा में। क्यों? क्योंकि नारियल के तेल को आप जब फ्रिज में रखते हो तो जम जाता है और धूप में रखते हो तो वो पिघल जाता है। और नारियल हालांकि मिलता तो प्लांट से है, अगर नारियल को इस परिभाषा के आधार पर रखते कि प्लांट से मिलने वाली वसा तो क्या होती है, वो तो बेटा यहाँ आएगी। जबकि नारियल को इस परिभाषा के आधार पर कि नारियल को आप टेम्परेचर, नारियल के तेल को तापमान ज़्यादा दोगे तरल अवस्था में आ जाएगा, तापमान कम करोगे सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ऐसे ही इधर एक्सेप्शन, इधर अपवाद क्या बनता है? असंतृप्त वसा का अपवाद बनता है फिश ऑयल, मछली का तेल। बेटा मछली क्या है? एक जानवर, और मछली जानवर है तो मछली यहाँ आनी चाहिए थी क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है। जबकि मछली के तेल को आप रखते कहाँ पर हैं? आप रखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, याद रख लीजिएगा। पाल्म ऑयल भी यहीं आएगा बेटा, जिसने मेरे से पूछा है पाल्म ऑयल यहीं आएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप ओमेगा की टैबलेट खाते हैं, कभी खाई है ओमेगा 3 के कैप्सूल, ओमेगा कैप्सूल, जिसमें ओलिक एसिड आता है, पाल्मिक एसिड आता है, पाल्मिटिक एसिड आते हैं, वो सब ओमेगा वाले भी यहाँ एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये वाली थोड़ी सी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं, ये नुकसानदायक होती हैं, ये जाकर जम सकती हैं आपके शरीर में और जमने से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म ले सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है जंक फूड नहीं खाओ, घी थोड़ा कम खाओ, है ना। जबकि इधर वाले ये जो ऑयल्स होते हैं, ये वाले हमारे लिए इनके कंपैरिजन में कम नुकसानदायक होते हैं। इसलिए जिस इंसान को हार्ट अटैक वगैरह आता है, उसको घी बिल्कुल बंद कर देता है डॉक्टर, घी, पनीर, चिकन, फिश ये सब खाने को मना करता है, उसे बोलता है तेल में बनी हुई चीज़ें खाओ, लेकिन वो भी कम खाओ, क्योंकि नुकसानदायक एक्सेस अमाउंट में गई तो ये भी हार्मफुल हैं, ये भी हार्मफुल हैं। लेकिन आप बताओगे कि जो आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो इसके मुकाबले में थोड़ी कम डेंजर होती हैं, इसलिए। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। विनोद कुमारी कह रही है दूध भी सॉलिड होता है, वो पाउडर की फॉर्म में आता है बेटा, वो पाउडर है। ठीक है मैम, पाल्म ऑयल तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में, देखो बेटा इसकी डेफिनेशन के आधार पर, इसकी डेफिनेशन के आधार पर तो ये यहाँ आएगा, लेकिन मैंने आपको, अच्छा एक सेकेंड, पाल्म ऑयल है, उसको आपने ल्यूसेंट में पढ़ा, किसी बच्चे का डाउट है तो पाल्म ऑयल है, आप समझ सकते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट है, तब तो यहाँ आएगा। लेकिन एक दो डेफिनेशन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली है उसके आधार पर उसको यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपको इधर ही लिखना है, आपको इधर ही लिखना है। ठीक है मैम, हार्ट का पेशेंट ड्रिंक कर सकता है, अब तुम कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो यार, हार्ट का पेशेंट ड्रिंक कर सकता है, ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल तो हार्ट का पेशेंट हो या ब्रेन का पेशेंट हो सबके लिए हार्मफुल होती है, हाँ, लेकिन हार्ट के पेशेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि उसका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में अगर फैट ज़्यादा हो गई तो क्या, अगर फैट की कमी हो गई तो क्या। अगर हमारे शरीर में वसा की, फैट मतलब लिपिड, आप यहाँ पर लिपिड लिख सकते हैं, अगर आपके शरीर में वसा की मात्रा की डेफिशिएंसी आ गई, कमी हो गई तो क्या, एंड एक्सेस हो गया तो क्या। फैट ज़्यादा होने से और कम होने से आपको कौन कौन सी बीमारियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। देखो बेटा, अगर आपके बॉडी में फैट की मात्रा कम हुई तो मैंने कहा था फैट क्या करता है, एक तो फैट बेटा आपके शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है, तो आपके बॉडी में लो एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी लेवल में कमी आ जाएगी, और जब आपका एनर्जी लेवल गिर जाएगा तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वर्किंग कैपेसिटी मतलब कार्य करने की क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, उसमें कमी आ जाएगी। भाई मेरे शरीर में अगर ऊर्जा नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, तो काम करने की क्षमता गिर जाएगी, मेरा शरीर में सूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस ऑन बॉडी, शरीर सूख जाएगा, ड्राइनेस ऑन बॉडी कहने का मतलब है शरीर सूख जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर फैट जो है वो नमी का काम नमी, हल्की फुल्की नमी देने का काम करता है। ड्राइनेस ऑफ बॉडी, स्मूथ ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, इसके अलावा मेरे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह भी बनना बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप याद रखेंगे फैट की मात्रा कम होने से तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी क्योंकि फैट में एनर्जी बहुत अधिक होती है, वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, शरीर में सूखापन सा आ जाएगा, ड्राइनेस ऑन बॉडी, शरीर सूख जाएगा। तो बताओ फैट कम होना भी हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, मतलब एक दिन में 40-45 ग्राम तो फैट जाना ही जाना चाहिए, इससे कम गया तब आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा हो गई तो बेटा ज्यादा होने से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। पहला पॉइंट तो आप यही लिख लो कि अगर एक्सेस मात्रा में क्या हुई, लिपिड्स, एक्सेस लिपिड्स हुई, तो आप समझ सकते हैं जब ज्यादा लिपिड्स हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जमेगा,
कहाँ जमेगा? हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी नसों में, आम भाषा में आप नस बोल सकते हैं, हमारी रुधिर वाहिकाओं में, हमारी नसों में जमेगा बेटा। और अगर नसों में जमेगा तो खून का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, खून का नहीं होगा तो हमारे हार्ट के पास जब खून नहीं जाएगा तो क्या आ सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो पहला तो यही हो गया कि अगर ज़्यादा हुआ, लिपिड्स ज़्यादा गए तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 मिलीग्राम से ऊपर जाएगा तो वो खून में जमेगा, खून में जमेगा तो हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करने पड़ जाएगा। बताओ, स्किन ड्राइनेस क्या होता है? स्किन सूख जाएगी बेटा, सूखी सूखी स्किन हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्किन के ऊपर मतलब प्रॉपर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्किन को नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, जब आपके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपको ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ऑर्गन्स के ऊपर फैट जम जाएगा, ऐसे ऑर्गन्स के ऊपर लेयर बना देगा फैट, और धीरे धीरे उन ऑर्गन्स का वजन, आपके शरीर का, आपके टिश्यूज़ का, आपके मांस का वजन बढ़ने लग जाएगा और इससे आपके शरीर का वजन बढ़ जाएगा। आप इसको मोटापा, इसको ओबेसिटी लेवल कहा जाता है। भाई जब ज़्यादा फैट है, ज़्यादा हमारी स्किन के ऊपर लेयर बनाएगा या हमारे ऑर्गन्स के ऊपर लेयर बनाएगा, परत लेयर्स की फॉर्म में जमने लग जाएगा और हमारे ऑर्गन्स का, हमारे शरीर का वजन ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। अब ओबेसिटी को कैसे मेज़र करते हैं? कभी आप गए हैं जिम, आपका एक चीज़ चेक किया जाता है BMI। आप मोटे हैं या नहीं, उसके लिए क्या चेक करते हैं? BMI। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये जिम में चेक करते हैं। ये आप कभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तब आपका इसका टेस्ट करवाते हैं। BMI टेस्ट करवा लीजिए अपना। बॉडी मास इंडेक्स ये बताएगा, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके बताएगा कि आप किस स्टेज में चल रहे हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? BMI को कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर लिखा जाता है आपका वजन, वेट, और नीचे लिखी जाती है आपकी हाइट, HEIGST। ऊपर आपके शरीर का वजन, नीचे आपकी लंबाई। अब लंबाई मीटर में लेते हैं, वजन किलोग्राम में लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर ये वैल्यू आती है 18 से कम, जब यहाँ पर आप रखोगे अपना, तो 18 से कम आई तो बेटा आपका वेट कम है, आप अंडर वेट हैं, आपके शरीर का वजन कम है, आपको वेट गेन करने की आवश्यकता है। आपका वजन कम है मतलब जितना वजन आपका होना चाहिए था वेट अपॉन हाइट के अकॉर्डिंग, उससे आपका वजन कम है। तो अगर आपका BMI आया 18 से कम तो आप अंडर वेट है, आपको वजन गेन करने की जरूरत है। कुछ लोग देखते हैं ना एकदम सूखे से होते हैं, पतले से। दूसरा, अगर आपका 18 to 25 आ रहा है, आप एकदम नॉर्मल हैं, आप फिट हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ठीक है, आप एकदम फिट इंसान हैं, एक हेल्दी इंसान हैं आप। लेकिन अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो आप अंडर, और वहाँ क्या होता है अंडर, और इसको क्या करेंगे, ज़्यादा वजन ज़्यादा होने को क्या बोलेंगे? ओवरवेट। हाँ, तो आप क्या हैं? ओवरवेट हैं, आपका वजन ज़्यादा है बेटा, हल्का सा ज़्यादा है। और अगर 30 से अधिक आता है, 30 से ज़्यादा आता है, आप मोटापे की स्टेज में हैं, आप ओबेसिटी लेवल में, आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे आपका BMI चेक किया जाता है। अपना BMI निकाल सकते हैं। पॉइंट को काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोई बोलेगा मेरा 25.5 आ रहा है, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है पॉइंट को। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आपके शरीर में फैट, लिपिड्स की मात्रा बढ़ी तो लिपिड्स बढ़ना मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खून गाढ़ा हो सकता है, खून के अंदर क्लोट वगैरह बनने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं सब आपको हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो आप ओबेसिटी स्टेज में जा सकते हैं। ओबेसिटी को बोलते हैं मोटापा, आपके बॉडी में मोटापा आ सकता है ना। और इसको कैलकुलेट करते हैं BMI से, बॉडी मास इंडेक्स। और BMI क्या होता है? ऊपर आपके शरीर का वजन, नीचे अपनी हाइट लिखिए और उसे कैलकुलेट कीजिए। तो अगर 18 से कम आया है BMI, आपको वजन गेन करने की आवश्यकता है, आपका अंडरवेट हैं आप। अगर 18 to 25 आया, एकदम फिट एंड फाइन है, कोई बीमारी नहीं हो सकती हार्ट या खून से रिलेटेड। तीसरा, 25 से 30 आया, ओवरवेट है, हल्का सा ज़्यादा है, कंट्रोल कीजिए डाइट को, डाइट में फैट वगैरह की मात्रा को कम कीजिए। चौथा, 30 से अधिक आया, आप ओबेसिटी स्टेज में हैं, आपका मोटापा
आपके चरम सीमा पर है मोटापा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से मेजर किया जाता है आपका क्या बेटा, BMI, BMI, ठीक है, BMI हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी मैथ्स तो आपको आती होगी। ठीक है, चलिए जैसे आपका वजन है, आप वजन कितना ले सकते हैं, आप मान लीजिए वजन जैसे, अब मैं अपना निकालूंगी तो तुम लोग मेरा मजाक बनाओगे, इसलिए मैं नहीं निकाल रही। तो अपना अपना निकाल लीजिए और मुझे अगली क्लास तक बताइएगा कि आप अंडर वेट हैं, आप ओवर वेट हैं, या क्या हैं आप। अगली क्लास में मुझे बताने की कृपा करें आप। हाँ जी, हो गया, तो निकाल लेंगे। चलिए, तो ये आपको फैट के बारे में पढ़ना था कि फैट होता क्या है, फैट किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। एक कर अपना चेक करो, मैं नहीं करने वाली, मैं तो पहले ही ओबेसिटी स्टेज में चल रही हूँ। मैं नहीं करूँगी अपना 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 तुम लोग निकालो, ठीक है। फिर लोग तुम लोग बोलोगे तुम मोटी हो मैम, है, मैं नहीं निकालने वाली अपना। मेरा निकलेगा तो मेरा बहुत ज़्यादा निकलेगा, मुझे पता है मेरा ज़्यादा चल रहा है, मैं ओबेसिटी स्टेज में चल रही हूँ, इसलिए मैं आजकल डाइटिंग भी कर रही हूँ, मैं फैट बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा फैट क्या होती है, फैट से बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है, फैट हाइड्रोफोबिक होती हैं। फैट हमारे शरीर में जाकर एक तो एनर्जी देंगी, हमारे स्मूथ ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन देंगी, हमारी स्किन को वाटरप्रूफ बनाएंगी, एंड हमारे बॉडी में कुछ, मैम मैं नॉर्मल नहीं है आसिमा मेरा, मैं ओवरवेट हूँ बेटा, ओवरवेट से भी ज़्यादा हूँ, है ना। उसके बाद फैट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड। इनका एग्जाम्पल नोट कर लेना। फैट ज़्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है बुरा भी है। एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। ओवरऑल आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम से नीचे ही आना चाहिए। अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है, सबसे अच्छा बताऊँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सिम्टम, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ऐसे एकदम काली सी पड़ने लग जाती है। जैसे हमारी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उनको ना एक तो इन चीज़ों पे, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पर, ये वाले यहाँ वाले, इनमें बहुत दर्द होता है। अपना अपना टच कीजिए, अगर आप यहाँ से दर्द महसूस कर पा रहे हैं और आपकी यहाँ से नाखून उतरे हुए हैं, ये चीज़ें काली काली सी हो रखी हैं, तो आप में डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है। ठीक है, डेफिनेटली आप में आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीज है आपका। मैम सूत्र गलत है, कैसे सूत्र गलत है बेटा, हाइट किस में लेते हैं, वेट अपॉन हाइट, कैसे सूत्र गलत है। आप वजन किस में ले रहे हैं, हाइट सेंटीमीटर में ले रहे हैं, देवेंद्र ने निकाल दिया 33, तुम ज्यादा हो, कैसे है सूत्र गलत। यही होता है बेटा इसका सूत्र, कोई सूत्र नहीं। आप किस में ले रहे हैं, हाइट किस में ली है आपने, देवेंद्र यादव, गलत नहीं है सूत्र, देवेंद्र ने निकाल तो दिया 33। मेरा भी तुम्हारे लमसम है देवेंद्र, ठीक है, मेरा भी इतना ही आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे अच्छा सिम्टम यही होता है, मतलब सबसे अच्छा तो क्या बुरा ही है आपके लोगों के लिए। तो आपको तेजपाल का 50 आ रहा है। तेजपाल कौन है, हाँ, ये तेजपाल कौन है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि ये वाली चीज़ें हैं ना, ये एकदम काली काली से होने पड़ जाती हैं, नाखून के ऊपर वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, और ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें बहुत दर्द होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सिम्टम्स होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज मैंने फैट करवा दिया है। रनिंग से कम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल रनिंग से सर्कुलेट होने लग जाता है। अर्जुन बिल्कुल रनिंग से, एक्सरसाइज से, जिमिंग से, जॉगिंग से, इन सब से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब मैं कल की क्लास में स्टार्ट करूंगी विटामिन, बस विटामिन बचा है, फिर इस चैप्टर को बाय बाय बोल देंगे हम। कल हम विटामिन स्टार्ट करेंगे, कल शनिवार है, कल 50-50% है मेरी क्लास होने का चांसेस है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा, क्योंकि शनिवार को क्लासेस बहुत ही कम होती हैं, बहुत काम होता है बेटा जीवन में, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटा कभी कभी, अच्छा परवेश कुमार का 25 आ रहा है, 25 है तो फिर ठीक है ना, ठीक है, मतलब तुम बहुत फिट हो प्रवेश है। चलिए, तो कल अगर क्लास हुई तो विटामिन पढ़ाऊंगी, नहीं हुई तो कमेंट डल जाएगा क्लास में, क्योंकि हो सकता है ना भी हो, मुझे एक जरूरी काम से जाना, नहीं गई तो क्लास ले लूंगी, क्या है। चलिए, तो विटामिन कल नहीं हुआ तो कल हो गया, तो हम कल 2 क्लास लगेंगी विटामिन को ख़त्म करने में, फिर हम किसी नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, 8 बजे मेरी बायो स्पेशल 3-4 में क्लास है, इसलिए मैं क्लास लेने चलती हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा 20 है, आप अंडर वेट है बेटा, आप थोड़ा सा ज़्यादा खाना वाना खाइए, है ना। चलिए,
32 है मैम, 32-33 तो मेरे बराबर से ही चल रहे हो तुम, हैं? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखिए। विकास का 65, कौन विकास है ये 65? थैंक यू वेरी मच। हो गई बेटा।